नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं एनवीएस 2022 का जो आर्ट सब्जेक्ट का यानी ड्राइंग का जो पेपर हुआ था, जो 30 नवंबर 2022 को हुआ था, उसके आंसर की आ चुकी है। और ये जो हम वीडियो में शामिल कर रहे हैं, ये जो पेपर है ये है मास्टर पेपर। मास्टर पेपर का मतलब ये होता है कि जो विभाग ने आंसर की जारी करी है वो इस पेपर के अनुसार करिए, जबकि आपको अपना पेपर डाउनलोड करना है और उस पेपर को इस पेपर के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है। अब अगर आपने अभी तक अपने पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, यानी इसमें कुल जो प्रश्न आए थे उनमें से जो 40 प्रश्न थे वो प्रश्न थे जीके जीएस के, तो उनका मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। और ये अपना 41 से लेकर के और आगे जहां अपना सब्जेक्ट समाप्त होता है वहां तक ये जो प्रश्न है ये सब्जेक्ट के हैं। तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। इस चित्र में दर्शित पुरुष धड़ किस काल से है? तो ये जो पुरुष धड़ जो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी मूर्ति, ये इसकी तस्वीर दिखाइए और पूछा है कि किस काल की है, तो यह है सिंधु काल की। अगले प्रश्न की बात करें, वो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? तो सिंधु घाटी से मुद्राएं मिली, उनमें जो लिपि मिली वो मिली थी हायरोग्लिफ लिपि। तीसरा है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है? तो इनमें मोहनजोदड़ो, लोथल और चन्हुदड़ो हड़प्पा, ये तीन तो बसे हुए हैं, जबकि ये लोथल है, ये लोथल गुजरात में है और ये सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। जबकि कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हड़प्पा भी नहीं बसा, जबकि हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर है और रावी है जो सिंधु की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धोलावीरा कौन सी नदी के तट पर है? जबकि इन्होंने आंसर में तो लूनी नदी माना है, जबकि सही आंसर क्या होगा, इसका भोगवा नदी होगा। इसको आप क्या करने हो, इस क्वेश्चन को आपको करना है चैलेंज, यानी इस क्वेश्चन पे आप क्या लगाइए, ऑब्जेक्शन लगाइए। अगला प्रश्न, लोस्ट वैक्स सिरे पर्दू किसे ढालने की एक प्रक्रिया है? तो लोस्ट वैक्स जो सिरे पर्दू ये जो प्रक्रिया है ये कांस्य की मूर्तियां ढालने की एक विधि है। तो कांस्य ढालने की क्या है, एक प्रक्रिया है। सिंधु घाटी में जो मृदभांड बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए गए, यानी सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे चक्र पर। चक्र का मतलब यहाँ पर ये चाक है, यानी जो कुम्हार की चाक पर जो बर्तन बनाए गए हैं उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो चाक का क्या हो जाएगा, चाक गोल होता है, इसलिए उसको क्या आया है इंग्लिश में इसका इंग्लिश को जब हिंदी में किया तो यहाँ पर क्या आ गया, चक्र आ गया। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सी पौराणिक जानवर दर्शित है? यानी सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा जो पौराणिक जानवर है वो दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है यूनिकॉर्न। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की जो छोटी मूर्तियां हैं वो किस संग्रहालय में है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है जो मातृ देवी की छोटी मूर्तियां हैं ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। आगे प्रश्न की बात करें तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली, यह नदी कहां समाप्त हो जाती है? तो जो सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकलती है और ये जाकर के समाप्त कहां हो जाती है, अरब सागर में, यानी अरब समुद्र में समाप्त हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, यानी सिंधु नदी के किस तट पर फली? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। इस नदी का उद्गम कहां से, यानी सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहां से हुआ था? तो मैंने अभी बताया था ये तिब्बत से शुरू होती है और अरब सागर में समाप्त हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे, क्योंकि इसमें थी, यानी शरीर के अंग थे ना, उनको अलग अलग चल शरीर है, यानी को हटाया भी जा सकता था और बार बार लगाया भी जा सकता था। इसका कारण क्या था ये पूछ रहा है। तो इसका कारण था गोलाकार कोटर। गोलाकार कोटर इसमें क्या हुआ, बने हुए थे, इसलिए ये हटा सकते थे और लगा भी सकते थे। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का साइज क्या था? तो इसका साइज था 9.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही कैसी है, रूढ़ शैली की है। कैसी है, रूढ़ शैली की है। बौद्ध भिक्षुओं में विहार, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध जो वास्तुकला है उसमें जो विहार है, विहार गुफा है, वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या थी? तो ये जो विहार गुफाएं हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह है।
अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग हुआ है, क्यों? यानी अजंता जो भित्ति चित्र है उनमें नीले रंग का बहुत कम प्रयोग किया गया है। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि ये दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था या मंगवाना पड़ता था। गांधार शैली विकसित हुई किन शैलियों से? तो ये यूनानी और भारतीय शैली से क्या हुई थी? विकसित हुई थी। फिर आ गया सारनाथ के अशोक स्तंभ के जो सिंह है, इन सिंहों की मुद्रा क्या थी? तो इन्होंने क्या है, ये चित्र भी दिया है अशोक के सारनाथ स्तंभ की, और इसकी मुद्रा पूछी तो ये क्या है? खड़े हुए शेर है। मुद्रा खड़े हुए शेरों की है। अब बात करें आगे, अजंता के गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने किस से की थी? अजंता के भित्ति चित्रों की जब सफाई करी गई थी तो विभाग, जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, उन्होंने किसका सहारा लिया था? तो इन्होंने रासायनिक उपचार का सहारा लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता के गुफा संख्या 16 में चित्रित है? तो इसका सही आंसर तो होगा मर्तिवी राजकुमारी, जबकि विभाग ने क्या माना है? मार विजय माना है, और ये मार विजय चित्र है, ये अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र है, इसलिए इस पे भी आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्शन लगाना है। अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त लेपिस लाजुली इनमें से किस देश से आयात किया जाता था? तो लेपिस लाजुली की बात करें तो ये फारस से मंगवाया जाता था। अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? तो अजंता के भित्ति चित्रण के तकनीक की बात करें तो इनमें थी कौन सी? टेम्परा तकनीक। अशोक युगीन वास्तुकला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थी? तो अशोक के काल में जो वास्तुकला थी तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। निम्नलिखित में से सांची स्तूप का युग क्या था? सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप का युग था शुंग काल। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप संरचना का भाग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो स्तूप संरचना का नहीं है? तो स्तूप में क्या होती है? हर्मिका होती है, अंड भाग होती है, वेदिका होती है, जबकि इसमें खिड़की नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधार की प्रवृत्ति मूर्तिकला निम्नलिखित में से किस शैली में हुई? गांधार की जो प्रवृत्ति मूर्तिकला है वो निम्नलिखित में से किस शैली में हुई थी? तो गांधार मूर्तिकला की बात करें तो ये रही थी अपनी, तो ये रहेगा इसमें भारतीय एवं रोमन शैली। तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है? तो तक्षशिला से बोधिसत्व की जो मुखाकृति की जो प्रतिमा मिली थी वो गांधार शैली में निर्मित है। गुप्तकालीन जैन तीर्थंकर की प्रतिमा किस शताब्दी की है? तो गुप्त काल की बात करें तो ये गुप्त काल की पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 5वीं शताब्दी की। गुप्त काल में जो जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली है उसकी शताब्दी पूछी है तो गुप्त काल की है तो वो ये हो जाएगा 5वीं शताब्दी। लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? यानी लाल बलुआ पत्थर के अलावा और कौन सा पत्थर यूज में लिया गया है यहाँ पर? तो ये आप देख सकते हो लाल बलुआ के अलावा यहाँ पर देखो सफेद संगमरमर आपको क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? संगमरमर। कांस्य में मुख्य धातु क्या है? कांस्य जो धातु होती है ये एक प्रकार की मिश्र धातु है, इसलिए इसमें मुख्य कौन सी धातु होती है? तो इसमें होती है मुख्य धातु तांबा। कांस्य क्या है? कांस्य अभी मैंने बताया कांस्य क्या है? मिश्र धातु है। तो दोनों प्रश्न है जो एक ही आंसर से निकल जाते हैं। भारत में चोलकालीन कांस्य मूर्तिकला को ढालने की प्रक्रिया कौन सी थी? तो चोलकालीन कांस्य मूर्ति ढालने की जो प्रक्रिया थी वो थी लोस्ट वैक्स मेथड। यानी सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चोल काल तक एक ही विधि थी, वो थी लोस्ट वैक्स मेथड। तो लोस्ट वैक्स प्रोसेस थी, ये रहेगी। मंदिर निर्माण की गतिविधि भारत में किस राजवंश के समय शुरू हुई थी? तो मंदिर निर्माण की बात करें तो भारत में ये गुप्त राजवंश से मंदिर बनाने शुरू हुए थे। गंगावतरण मूर्तिकला किस काल की है? तो गंगावतरण की बात करें तो गंगावतरण मूर्ति शिल्प है या मूर्तिकला है, ये पल्लव काल की मानी जाती है। त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप को दर्शाता है? जो त्रिमूर्ति है ये मूर्तिकला है, ये किसके रूप को दर्शाता है? तो त्रिमूर्ति ये भगवान शिव के रूप को दर्शाता है। एलिफेंटा है, एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा एक गुफा वास्तु कला है। विमल है मंदिर, मंदिर परिसर का एक भाग है। विमल शाह मंदिर है, ये किन मंदिरों का एक भाग है? तो ये देलवाड़ा के मंदिरों का एक भाग है। एलोरा से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की जो मूर्ति कला है ये इनमें से किस गुफा में है? तो ये कैलाश
पर्वत को रावण हिला रहा है, ये कैलाशनाथ मंदिर में है और कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 में है, इसलिए ये भी कहां हो जाएगी, ये मूर्ति भी गुफा संख्या 16 में हो जाएगी। माउंट आबू से मातृ एवं शिशु मूर्ति कला किस पत्थर से बनी है? तो मातृ यानी माता और शिशु यानी बच्चे की जो मूर्तियां बनी है ये किस पत्थर से बनी है? तो माउंट आबू की बात करें, ये देलवाड़ा के मंदिरों की बात करें तो वहां जो जितने भी मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं वो संगमरमर के बनाए गए। ताजमहल के निर्माण का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ताजमहल के निर्माण का कार्य है ये 1632 में शुरू हुआ था। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे और कितने विशेषज्ञ कामगारों ने काम किया था? तो इसमें कुल मिलाकर के 20 वर्ष लगे और 20,000 लोगों ने क्या है कार्य किया था। गोल गुंबज का मकबरा है तो ये बीजापुर में सबको पता है और मोहम्मद आदिल शाह का ये क्या है मकबरा है। लघु चित्र शैली का क्या अर्थ है? तो लघु चित्र शैली का अर्थ ये है आकार में चित्र क्या होते हैं, ये लघु होते हैं, तो आकार में ये चित्र लघु होते हैं। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ, तो भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ है वो हम मानते हैं पाल शैली से, जबकि इसमें जो आंसर माना गया है वो माना गया है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसलिए इसको भी आपके पास अगर पुख्ता सबूत हो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि हम पाल शैली से मानते हैं और ये कह रहा है 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी लास्ट में। तो ये वैसे सही भी है, ये क्या है सही भी है, लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। सन 999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? तो सन 999 ईस्वी में जो पांडुलिपि थी, बौद्ध पांडुलिपि, उसको ताड़पत्र पर चित्रित किया गया, वो थी प्रज्ञा पारमिता। आगे कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी भारतीय लघु चित्र शैली के अंतर्गत बात करें तो यह है जैन लघु चित्रकला शैली। चित्र में दर्शित प्राचीन ग्रंथ हस्तलिपि में वस्तु को पहचाने, इसमें ये जो आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है ये किसकी तस्वीर है, ये आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो ये दिख रहा है ये क्या है, ये पांडुलिपि है। अब ये किस पे चित्रित है, ये चित्रित है ताड़पत्र पर। दूसरा है कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? जो बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र है ये किस काल से संबंधित है? तो बौद्ध हस्तलिपि ये जो चित्र बनाए गए ये बनाए गए थे पाल काल में, यानी पाल शैली के हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल काल। भारत में 14वीं सदी इसमें लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया था? 14वीं शताब्दी की बात करें तो ये ताड़पत्रों की जगह किस पे बनने लगे थे, ये कागज पर बनने शुरू हो गए थे, क्या, लघु चित्र। आगे बात करें जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है। तो 1439 ईस्वी में जो लघु चित्र शैली है वो चित्रित करी गई थी वो थी मांडू कल्पसूत्र। जो ग्रंथ चित्रित किया गया था 1499 में वो क्या था, कल्पसूत्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू कल्पसूत्र। जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो जैन लघु चित्रकला की जो मुख्य विशेषता है वो ये है प्रचुर मात्रा में सोने के रंगों का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें, ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। 15वीं सदी ईस्वी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह रचित हुए? तो 15वीं शताब्दी में बात करें तो जैन कल्पसूत्र जो लघु चित्र हैं वो किस जगह पर रचित हुए? तो ये हुए थे राजस्थान के मेवाड़ वाले क्षेत्र में, यानी उदयपुर में। शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्रकला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है? तो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में लोक कला, अजंता की भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेल करना है। तो हमें देखना है निहाल चंद किस शैली के किशनगढ़। तो ए में देखना है 3, तो ए में 3 देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन हम मिला लेते हैं। बी में 4 यानी मनोहर किसका है, मेवाड़ का। साहिब राम हो गया जयपुर का, और उत्कल राम कौन सी शैली का हो गया, बूंदी का हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो यह है किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से क्या थे, भिन्न थे? तो मुगल शैली से भिन्न होने का एक तो विषय थी और दूसरी थी कहानियों का चित्रण। यानी विषय और कहानियों का चित्रण होने के कारण ही राजस्थानी शैली के चित्र वो मुगल शैली से क्या थे, अलग थे।
इस फोटो में चित्रित पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक है वो किस काल की विशेषता है? तो ये जो बाज पक्षी है, ये बाज पक्षी जहांगीर के काल का माना जाता है। सही आंसर तो जहांगीर का काल होगा, जबकि इसमें क्या माना है, एनवीएस ने माना है शाहजहां का काल। तो इसमें क्या है, आप इसको क्लियर करके और इसका भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। आगे बात करें, गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण जो लघु चित्र है, इस लघु चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन है उसमें किस चित्र शैली का प्रभाव नजर आता है? गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण जो चित्र बनाया गया है, उस चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन किया गया है वो किस शैली का प्रभाव दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं चीनी शैली का प्रभाव। मुगल लघु शैली के या मुगल शैली के लघु चित्र में रजमनामा किस चित्र को क्या करता है, दर्शाता है? यानी मुगल शैली के लघु चित्र में रजमनामा चित्र है, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है महाभारत, यानी ये एक महाभारत की कहानी है। आगे चलते हैं, आगे है शीर्षक दारा शिकोह की बारात चित्रित लघु चित्र में दारा शिकोह कौन है? तो दारा शिकोह ये था शाहजहां का बेटा। आगे चलते हैं, लघु चित्र, जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों यानी गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता था और रंग को पक्का किया जाता था। यह चित्र शैली की विशेषता है। यह किस चित्र शैली की विशेषता थी? तो यह थी मुगल चित्र शैली की विशेषता। आगे है हमजानामा लघु चित्र का क्या काल है? तो इसका जो काल रहा था वो रहा था 1567 से लेकर के 1582 ईस्वी के मध्य। शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास के उत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? तो कबीर और रैदास नामक ये चित्र है, ये उस्ताद फकीरुल्लाह खान के द्वारा बनाया गया। हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए। तो हुमायूं ने किसको बुलाया था? अब्दुस्मन सिराजी को बुलाया था। रामकिंकर बेंज ने किसमें मूर्ति शिल्प नहीं बनाए हैं? तो रामकिंकर बेंज ने कंक्रीट, पत्थर और मिट्टी के बनाए, जबकि फाइबर ग्लास में इन्होंने नहीं बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग चित्र का हिस्सा नहीं है? जल रंग चित्र का हिस्सा क्या नहीं है? तो जल रंग वॉश है, टिंट है, हल्के से गहरे टोन में होता है, जबकि ये बंधेज इसका हिस्सा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग समूह का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक रंग है जो समूह का हिस्सा नहीं है? तो नीला कोबाल्ट होता है, लाल नारंगी और हरा मटमेला हरा होता है, जबकि पीला और नीला ये क्या है, दोनों अलग अलग प्राथमिक रंग है। तो ये क्या समूह है? नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? तो नंदलाल बोस की बात करें तो नंदलाल बोस है जो बंगाल शैली का कलाकार था, जो अजंता भित्ति चित्र से बहुत प्रभावित थे। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? तो हरिपुरा अधिवेशन के लिए इन्होंने जो पोस्टर बनाए थे ये इन्होंने किस तकनीक में बनाए थे? तो ये इन्होंने बनाए थे कौन सी तकनीक में? टेम्परा तकनीक में बनाए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित अंतिम यात्रा में किस जानवर को दिखाया गया है? तो अंतिम यात्रा नामक जो लास्ट जर्नी नामक इसका या जर्नीज एंड नामक इनका जो चित्र है, इसमें क्या है, ऊंट जो जानवर है या ऊंट को क्या किया गया, दिखाया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है जो बंगाल शैली से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र शिव का माध्यम नहीं है? शिव का माध्यम यानी इस चित्र को कहा जाता है शिव का विष्पान। शिव का विष्पान इस चित्र का क्या विषय रहा है? इसमें क्या माध्यम है? इसका माध्यम है वो क्या है? तो इसका माध्यम है तेल रंग। इसका माध्यम क्या है? तेल रंग है। सॉरी, इसका माध्यम तेल रंग नहीं है, ये मैं हटा देता हूं, तेल रंग नहीं है, इसका माध्यम है वॉश एम टेम्परा, क्योंकि नंदलाल बोस ने जो शिव का विष्पान है ये वॉश एम टेम्परा में बनाया। तेल मैंने बता दिया भूल से राजा रवि वर्मा के भरोसे। ठीक है, तो ये जो नंदलाल बोस ने जो शिव बनाया था ये बनाया था वॉश एवं टेम्परा तकनीक में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीक है? तो राधिका की जो तकनीक है वो है
इसकी जो तकनीक है वो है वॉश, इसकी भी क्या है, वॉश तकनीक है। आगे निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख यानी वुमेन फेस, इंग्लिश में क्या है ये, इंग्लिश में है वुमेन फेस, ये किस माध्यम में बना है, तो ये है इंक माध्यम, यानी ये स्याही से बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के 3 चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें 2006 है और इसके अलावा ये 1947 भी इसके अंतर्गत है, जबकि 1921 भी है, ये 1924 इसका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 3 चरणों में बनाया गया, पहले 1906, फिर 21 और 1947। आगे बात करें तो आगे अपना जो प्रश्न है वो है रामकिंकर बेस द्वारा निर्मित शीर्षक संथाल परिवार की मूर्ति में निम्नलिखित में से किस जानवर को दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है किसको, कुत्ते को। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है, तो यह कैनवास से पर तेल रंग से बनाया गया है। छापा चित्र भंवर के छापाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है कृष्णा रेड्डी। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है आदमी औरत और वृक्ष शीर्षक नामक छापा चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया या किसने किया, ये चित्र किसने बनाया, तो ये चित्र बनाया था, छापा चित्र है, ये के लक्ष्मण गौड़ के द्वारा बनाया गया था। पीवी जानकीराम द्वारा निर्मित मूर्ति गणेश वर्तमान समय में कहां संग्रहित है, तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है, कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है, तो प्राथमिक रंग की बात करें तो प्राथमिक रंग है इसमें कौन सा, पीला। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है, तो पारदर्शी रंग होता है कौन सा, जल रंग। इसी के साथ यानी 40 से लेकर के 80, 40 से लेकर के 120 तक के प्रश्न ये सब्जेक्ट से संबंधित थे। टोटल कितने, 80 प्रश्न। हमारे द्वारा किया गया प्रयास या बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम इसी प्रकार आगे आने वाली भर्तियों में आपकी सहायता करते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई महत्वपूर्ण सूचना के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।